तो आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी है। हाँ। एक ऐसी फिल्म जिसने बॉक्स ऑफिस पे जबरदस्त कमाई की, जिसकी टीम में इंडस्ट्री के बड़े बड़े नाम थे और जिसे दर्शक पसंद भी कर रहे थे। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ ज्यादातर क्रिटिक्स ने उसे सिरे से नकार दिया। हम बात कर रहे हैं 2025 की सबसे ज्यादा, कह सकते हैं, चर्चित और विवादित फिल्मों में से एक, तेरे इश्क में की। लेकिन आज हम सिर्फ जानकारी नहीं दोहराएंगे। हमारा मिशन ये समझना है कि इस फिल्म को लेके इतनी अलग-अलग राय क्यों बनी। सही बात है। एक तरफ इतनी बड़ी कमर्शियल सक्सेस और दूसरी तरफ इतना गहरा क्रिटिकल बैकलैश। ये विरोधाभास ही आज की हमारी पड़ताल का केंद्र है। और इसकी जड़ें वो जुड़ी हैं 2013 की कल्ट क्लासिक रांझना से। तेरे इश्क में को उसी का स्पिरिचुअल सीक्वल कहा गया। आध्यात्मिक उत्तराधिकारी। हाँ। से पहले इसी कनेक्शन को समझते हैं, क्योंकि सारी उम्मीदें और सारी मुसीबतें शायद यहीं से शुरू हुई। सही कहा। रांझना की टीम का वापस आना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर थी। निर्देशक आनंद एल राय, लेखक हिमांशु शर्मा, म्यूजिक डायरेक्टर AR रहमान और जाहिर है धनुष। और धनुष, बिल्कुल। ये एक ऐसी टीम है जिसने एक दशक पहले हिंदी सिनेमा को एक यादगार फिल्म दी थी। तो जब यही टीम वापस आती है तो उम्मीदें तो आसमान पर होंगी ही। हाँ। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार भी है ना? हाँ, एक तरफ आपको जबरदस्त हाइप मिलती है, लेकिन दूसरी तरफ उसी जादू को दोबारा क्रिएट करने का भारी दबाव भी होता है। और आनंद एल रॉय इस दबाव को समझते थे। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि धनुष के साथ काम करना उनके लिए एक क्रिएटिव कंफर्ट जोन जैसा है। अच्छा। मतलब वो धनुष के साथ ऐसे कॉम्प्लेक्स और ग्रे किरदार एक्सप्लोर कर सकते हैं जो शायद किसी और एक्टर के साथ मुमकिन ना हो। और तेरे इश्क में का किरदार शंकर शायद उनके करियर का सबसे कॉम्प्लेक्स किरदार है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और इसी किरदार और कहानी पर आकर मामला उलझ जाता है। तो चलिए कहानी की उस परत को खोलते हैं जिसने इतने विवादों को जन्म दिया है। मैं कहानी को बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, बस उसके मुख्य हिस्सों पर ध्यान देंगे ताकि हम उसके असर को समझ सकें। बिल्कुल। कहानी का सेटअप ही काफी अनोखा है। कैसे? एक तरफ है शंकर, धनुष का किरदार, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक बेहद आक्रामक, गुस्सैल छात्र संघ अध्यक्ष। ठीक है। और दूसरी तरफ है मुक्ति, कृति सेनन, एक शांत और इंटेलिजेंट रिसर्च स्कॉलर। और उनका मिलना कोई इत्तेफाक नहीं है। यहीं से कहानी का वो नैतिक पैच शुरू होता है। बिल्कुल। मुक्ति दरअसल शंकर पर एक रिसर्च कर रही है। हाँ। उसकी PhD थीसिस का टॉपिक है, क्या आक्रामक व्यवहार को सुधारा जा सकता है, और शंकर उसका सब्जेक्ट है, एक तरह से उसका गिनी पिग। और उसे इस बारे में कुछ पता नहीं है। कुछ भी नहीं। उसके हर एक्शन को रिकॉर्ड कर रही है, उसे एनालाइज कर रही है, जबकि शंकर को लगता है कि उसे सच्चा प्यार हो गया है। ये तो बहुत ही अनैतिक शुरुआत है। और फिल्म इसे बहुत साफ तौर पे दिखाती है। लेकिन फिर शंकर का जुनून हद से बढ़ जाता है। जब उसे मुक्ति से प्यार होता है तो वो पूरी तरह से जुनूनी हो जाता है। हाँ। और मुक्ति इस जुनून से डर जाती है। उसे अपराध बोध भी होता है कि उसने शंकर को इस्तेमाल किया। अब वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन सीधे सीधे मना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। तो वो एक अजीब सा रास्ता अपनाती है। वो अपने पिता के जरिए शंकर के सामने एक नामुमकिन सी शर्त रखवाती है कि अगर वो UPSC क्लियर करके IAS ऑफिसर बन गया तो ही उनकी शादी होगी। उसे लगता है कि शंकर ये कभी नहीं कर पाएगा और रिश्ता अपने आप खत्म हो जाएगा। लेकिन शंकर इसे एक चैलेंज की तरह ले लेता है। यहाँ पर मुझे एक सवाल आता है, फिल्म शंकर के इस एक्शन को कैसे दिखाती है? क्या ये एक रोमांटिक हीरो का जुनून है या एक ऐसे इंसान की जिद जो ना सुनना नहीं जानता? और यही वो $1 मिलियन सवाल है जिसने दर्शकों और आलोचकों को बांट दिया। फिल्म इसे सीधे तौर पर जज नहीं करती। अच्छा। वो बस दिखाती है कि शंकर अगले 3 साल तक अपनी जिंदगी एक कमरे में बंद करके UPSC की तैयारी में लगा देता है। अब एक दर्शक इसे बेइंतहा मोहब्बत कह सकता है, दूसरा इसे एक खतरनाक जुनून या ऑब्सेशन कह सकता है। फिल्म ये फैसला दर्शक पर छोड़ देती है, जानबूझकर। और कहानी तब और ज्यादा दुखद हो जाती है जब शंकर प्रीलिम्स पास कर लेता है और ठीक उसी दिन मुक्ति अमेरिका में अपनी शादी की घोषणा कर देती है। यह शंकर के लिए एक जबरदस्त धोखा होता है। उसका सपना, उसका मकसद, सब कुछ बिखर जाता है। और इसके बाद की कहानी दोनों किरदारों के टूटने और बिखरने की है। शंकर एयरफोर्स ज्वाइन कर लेता है, उधर मुक्ति की जिंदगी भी एक ट्रेजेडी बन जाती है। वो भी। हाँ, वो शादी के दिन मंडप से भाग जाती है, ये महसूस करके कि वो शंकर से ही प्यार करती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उफ। आखिरकार वो जसजीत से शादी कर लेती है और फिर उसे पता चलता है कि उसे एक जानलेवा बीमारी है। वाह, मतलब कहानी में कहीं भी कोई उम्मीद की किरण नहीं है। नहीं है।
ये लगातार और ज्यादा अंधेरे में जाती जाती है। बिल्कुल। और अंत तो और भी ज्यादा दुखद है। सालों बाद जब शंकर और मुक्ति मिलते हैं तो वो दोनों इतने टूट चुके होते हैं कि एक दूसरे से कुछ कह भी नहीं पाते। और फिल्म का क्लाइमैक्स, जिसमें शंकर देश के लिए अपनी जान दे देता है और मुक्ति बच्चे को जन्म देते हुए मर जाती है, ये बताता है कि इस तरह के जुनून का अंत सिर्फ तबाही ही होता है। उनका मिलन मौत में ही मुमकिन था, जिंदगी में नहीं। ये एक बहुत ही भारी और बेचैन करने वाली कहानी है और शायद यही वजह है कि इसने लोगों को इतना प्रभावित किया, चाहे अच्छे तरीके से या बुरे। हाँ। अब थोड़ा फिल्म बनाने के प्रोसेस पर आते हैं। रांझणा की 10वीं सालगिरह पर इसकी घोषणा हुई थी, मतलब माहौल तो पहले से ही तैयार था। हाँ, माहौल पूरी तरह से तैयार था। शूटिंग दिल्ली, बनारस, लेह और मुंबई जैसी जगहों पर हुई। दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स मतलब SRCC में छात्र राजनीति के सीन शूट करने से कहानी को एक जमीनी हकीकत मिली। बिल्कुल। बनारस के घाट रांझणा की यादें ताज़ा करते हैं तो लेह के जो बंजर परिदृश्य हैं वो किरदारों के अकेलेपन को दर्शाते हैं। लोकेशन का इस्तेमाल कहानी कहने के लिए बहुत खूबसूरती से किया गया है। राइट। कृति सेनन का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने बताया था कि क्लाइमैक्स सीन को शूट करने में 1 हफ्ता लगा। हाँ, मैंने भी पढ़ा था। और उस सीन ने उन्हें भावनात्मक रूप से पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया। इससे पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ दर्शकों के लिए ही नहीं बल्कि इसे बनाने वालों के लिए भी कितनी इंटेंस थी। और इस इंटेंसिटी को पर्दे पर महसूस कराने का बहुत बड़ा श्रेय AR रहमान के संगीत को जाता है। ओ बिल्कुल। ऐसी कहानी में म्यूजिक सिर्फ गाने नहीं होते, वो कहानी का एक किरदार बन जाता है। बिल्कुल। रहमान का संगीत सिर्फ बैकग्राउंड में नहीं बजता, वो किरदारों की अंदरूनी दुनिया को आवाज देता है। क्या हम कह सकते हैं कि म्यूजिक शंकर के दिमाग का साउंड ट्रैक है? ये कहने का एक बहुत अच्छा तरीका है। जब शंकर एक गुस्सैल छात्र नेता है तो संगीत तेज और बेचैन करने वाला है। जब वो UPSC की तैयारी कर रहा होता है तो संगीत में एक ठहराव और अकेलापन है। और अंत में जब वो एक वायुसेना अधिकारी है तो संगीत में एक दर्द भरी शांति है। और इरशाद कामिल के लिखे गीत वो भी उतने ही गहरे हैं। टाइटल ट्रैक तेरे इश्क में, जिसे अरिजीत सिंह ने गाया है, वो सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि फिल्म का पूरा सार है। एक और दिलचस्प बात है कि एक गाना चिन्नावर खुद धनुष ने लिखा है। हाँ। ये दिखाता है कि वो इस प्रोजेक्ट से सिर्फ एक एक्टर के तौर पर नहीं बल्कि बहुत गहराई से जुड़े हुए थे। तो हमारे पास एक बेहतरीन टीम है, एक दमदार कहानी है और एक यादगार संगीत है। अब आते हैं उस मुद्दे पर जहां से हमने बात शुरू की थी, रिलीज और उसकी प्रतिक्रिया। हाँ, फिल्म 5100 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज हुई। IFFI गोवा में प्रीमियर हुआ, यानी रिलीज का पैमाना बहुत बड़ा था। और बॉक्स ऑफिस के नंबर भी उतने ही बड़े थे। एडवांस बुकिंग से ही 5.5 करोड़ आ गए थे। हाँ, पहले दिन का कलेक्शन लगभग 18 करोड़ था और कुल घरेलू कमाई रांझना से भी ज्यादा रही। मतलब दर्शकों ने फिल्म को पूरी तरह से अपना लिया। हाँ। दर्शकों ने इसे एक इंटेंस प्रेम कहानी के रूप में देखा। धनुष के अभिनय की हर तरफ तारीफ हुई। लोगों को कहानी का इमोशनल वजन पसंद आया। लेकिन जब क्रिटिक्स के रिव्यूज आने शुरू हुए तो कहानी पूरी तरह से पलट गई। यहीं पे वो बड़ा विरोधाभास सामने आता है। ऐसा नहीं था कि सभी ने फिल्म को खारिज कर दिया। बॉलीवुड हंगामा और अमर उजाला जैसे कुछ पब्लिकेशंस ने इसे 3.5 स्टार दिए। उन्होंने इसे दमदार अभिनय वाली एक गहन प्रेम गाथा कहा, लेकिन साथ ही फिल्म की लंबाई और धीमे सेकंड हाफ की आलोचना भी की। ये एक बैलेंस्ड नजरिया था, लेकिन ज्यादातर बड़े क्रिटिक्स ने फिल्म पर वैचारिक हमला किया। NDTV ने 2.5 स्टार देते हुए लिखा था हाँ, कि ये एक ऐसी प्रेम कहानी है जो इस बात का विज्ञापन है कि प्रेम इसके बिना भी चल सकता है। ये बहुत ही तीखी टिप्पणी है। बहुत तीखी। फर्स्ट पोस्ट भी 2.5 स्टार दिए हैं और सीधे सीधे टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यानी जहरीली मर्दानगी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। उनका तर्क था कि शंकर का किरदार अपनी प्रेमिका की ना को स्वीकार नहीं करता और फिल्म उसके इस व्यवहार को जुनून के नाम पर महिमा मंडित करती है। एग्जैक्टली। और सबसे कठोर समीक्षा शायद द इंडियन एक्सप्रेस की थी, जिसने फिल्म को सिर्फ 2.25 स्टार दिया। सिर्फ एक। उन्होंने लिखा कि ये फिल्म एक आक्रामक, गुस्सैल, अल्फा पुरुष का महिमा मंडन करती है और ये मेलोड्रामा और ग्लिसरीन से भरी है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या रांझना के कुंदन और तेरे इश्क में के शंकर में जो व्यवहार 10 साल पहले एक तरफा प्यार का जुनून माना जाता था, आज वही व्यवहार टॉक्सिक या जहरीला माने जाने लगा है? क्या ये फिल्म के बारे में कम और हमारे समाज के बदलते नजरिए के बारे में ज्यादा बताता है? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये फिल्म अनजाने में एक कल्चरल बेंचमार्क बन गई है।
ये दिखाती है कि पिछले एक दशक में प्यार, रिश्ते और सहमति मतलब कंसेंट को लेकर हमारी समझ कितनी बदली है। हाँ, जो चीजें पहले सिनेमैटिक लिबर्टी मान ली जाती थी, जैसे हीरो का हीरोइन का पीछा करना, उसे अब समस्या के तौर पर देखा जा रहा है। और आलोचकों का गुस्सा इसी बदले हुए सामाजिक दृष्टिकोण से आ रहा था। बिल्कुल। तो एक तरफ दर्शक है जो शायद अभी भी एक कॉम्प्लेक्स ग्रे किरदार को उसके पूरी शिद्दत के साथ देखने के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ क्रिटिक्स है जो ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या इस तरह के किरदारों को बिना किसी नैतिक फैसले के दिखाना सही है। बिल्कुल। और ये कोई आसान सवाल नहीं है। क्या सिनेमा का काम समाज को आईना दिखाना है जिसमें अच्छे बुरे हर तरह के लोग होते हैं, या फिर सिनेमा की ये जिम्मेदारी है कि वो समाज को एक बेहतर दिशा दिखाए? और आनंद एल राव और हिमांशु शर्मा पहली वाली सोच के समर्थक लगते हैं, जबकि ज्यादातर आलोचक दूसरी वाली सोच की वकालत कर रहे थे। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम तेरे इश्क में को कैसे समझें? ये एक ऐसी फिल्म है जिसकी टीम शानदार थी, जिसका संगीत रूहानी था, जिसकी कहानी में दम था और जिसे दर्शकों ने हिट बनाया। लेकिन साथ ही ये एक ऐसी फिल्म भी है जिसने एक बहुत जरूरी बहस छेड़ दी। प्यार की सीमाओं पर, जुनून और पागलपन के बीच की महीन रेखा पर, और सिनेमा में मर्दानगी को कैसे दिखाया जाना चाहिए, इस पर। यह व्यावसायिक रूप से सफल लेकिन वैचारिक रूप से एक बहुत ही विभाजित करने वाली फिल्म साबित हुई। ये हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। फिल्म की सफलता और उसकी आलोचना के बीच का ये फासला आज के कहानीकारों और दर्शकों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या किसी कहानी में एक जटिल, परेशान और यहाँ तक कि जहरीले किरदार को सिर्फ दिखाना ही उसका महिमा मंडन करना है? या एक दर्शक के तौर पर हमें इतनी समझ होनी चाहिए कि हम पर्दे पर दिखाए गए हर व्यवहार को सही न माने? और सबसे बड़ा सवाल, कहानी कहने की आज़ादी और सामाजिक जिम्मेदारी के बीच का संतुलन आखिर कहाँ मिलता है?